रेडी। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है मैपिंग की क्लास में। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एशिया महाद्वीप की आउटलाइन। इससे लास्ट क्लास के अंदर हम एशिया महाद्वीप के देश और राजधानियों के बारे में पढ़ चुके थे और क्षेत्र वाइज उसका विभाजन पढ़ चुके थे कि नॉर्थ एशिया में कौन सा देश आता है, ईस्ट एशिया में कौन कौन से देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया में कौन से देश हैं, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया एंड वेस्टर्न एशिया। तो इस ओवरऑल स्टडी के बाद अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर आउटलाइन के बारे में। तो थोड़ा सा एक बार आउटलाइन के बारे में समझ लें कि आउटलाइन का मतलब क्या होता है। तो जब हम किसी भी कॉन्टिनेंट की स्टडी करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा यहाँ पर। तो जब हम किसी भी कॉन्टिनेंट की स्टडी करते हैं तो वो कॉन्टिनेंट कहीं ना कहीं ओशियंस बॉडीज से सराउंडेड होगा। जैसे इसके नॉर्थ वाले पार्ट में देखें तो आर्कटिक ओशियन आपको मिल जाएगा। यूरोप के इस साइड वाला एशिया भाग देखेंगे तो ये यूरोप के साथ टच कर जाता है, तो इसलिए वाटर बॉडीज यहां पर नहीं मिलेगी। लेकिन इस साइड अगर हम देखें तो यहां पर आपको पैसिफिक ओशियन का बेल्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम यहां पर ये देखेंगे कि एशिया कॉन्टिनेंट कहीं ना कहीं आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन के, और साथ में नीचे वाला एशिया देखोगे तो ये इंडियन ओशियन को टच कर जाता है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्टिनेंट है वो वाटर बॉडीज के साथ जरूर सराउंडेड करेगा। तो जब किसी महाद्वीप की वाटर बॉडीज की स्टडी करते हैं तो यहां पर क्या है, हमें बहुत सारे आइलैंड, जैसे यहां पर देखोगे ये एक आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर भी आइलैंड दिखाई दे रहा है। इस साइड जाएंगे यहां पर भी कुछ आइसलैंड है, ये जापान का पूरा पार्ट आइसलैंड का। इंडोनेशिया, यहां पर बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ठीक है। यहां पर एक आइलैंड है। तो किसी के चारों ओर बहुत सारे हमें क्या है, द्वीप मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रायद्वीप है, जैसे यहां पर ये स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये एक पेनिनसुला है, ठीक है। और आगे जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहां पर ये भी क्या है, एक पेनिनसुला है। ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ही पेनिनसुला है। उसके बाद इंडिया अपने आप में एक पेनिनसुला है। इस सऊदी अरबिया वाले बेल्ट को देखेंगे तो ये भी एक पेनिनसुला है। टर्की का भी पार्ट एक तरीके से पेनिनसुला है। तो जब हम किसी आउटलाइन में पढ़ते हैं तो द्वीप के साथ हमें बहुत सारे पेनिनसुला भी स्टडी करने। ऐसा नहीं है कि हम पहले पूरे के पूरे द्वीपों की स्टडी कर लें, ऐसा पढ़ाया भी जाता है। तो सारे के सारे द्वीप नहीं पढ़ने, क्योंकि डबल डबल मेहनत नहीं करनी। जब द्वीप पढ़ोगे तो द्वीप के बगल में कोई ना कोई प्रायद्वीप भी मिलेगा। तो पहले पूरे द्वीपों को पढ़ेंगे, फिर प्रायद्वीपों को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद और हमें क्या मिलता है, तो यहाँ पर बहुत सारे आपको सी मिल जाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे सागर आपको चारों तरफ मिल जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सी हैं, यहाँ पर भी सी आपको मिलेगा। इस साइड भी जाएंगे सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी है, यहाँ पर रेड सी है, यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है। तो बहुत सारे हमें सागर भी यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके चारों ओर जाते हैं तो बहुत सारे ये जो अंदर की ओर धसे हुए पार्ट कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर ये धसा हुआ पार्ट है, ये धसा हुआ पार्ट है, यहाँ पर फारस की खाड़ी है। तो बहुत सारियां हमें खाड़ियां भी मिलती हैं। तो द्वीप मिल गए, प्रायद्वीप हो गया, सागर हो गया, खाड़ियां हो गया। इसके बाद किसी भी लैंड बॉडीज के बीच में, जैसे यहाँ पर हम आर्कटिक ओशियन से पैसिफिक ओशियन में जाते हैं तो यहाँ पर एक बेरिंग स्ट्रेट मिलता है। उसी प्रकार यहाँ पर दक्षिण में अफ्रीका के नीचे बेबल मंडेब जल संधि है। फारस में जाएंगे तो हॉर्मुज स्टेट है, यहाँ पर आपको मलक्का स्टेट है, सुंडा स्टेट है। तो बहुत सारी स्टेट जल संधियां भी मिल जाती हैं। तो ये 5 टॉपिक आपको दिमाग में रखने हैं भी हाल फिलहाल के लिए। बाकी कुछ अदर्स में मिलेगा तो हम वो भी स्टडी करेंगे। कुछ बंदरगाह वगैरह हैं और भी कुछ सिटी वगैरह अगर तट पर मिलती है तो हम उनकी स्टडी भी करेंगे। तो एक सामान्य पढ़ने का तरीका ये होता है कि इन सारे टॉपिक्स को, तो जैसे हमारे पास 5 टॉपिक्स यहाँ पर आ जाते हैं तो इन 5 टॉपिक को 5 टाइप हम स्टडी करेंगे। तो 5 टॉपिक को 5 टाइम्स आप स्टडी करते हैं तब जाकर ये आपका कंप्लीट होता है। उसके बावजूद भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। तो आप कहेंगे आसान तरीका क्या है, तो इसका सबसे आसान तरीका है कि इन 5 टॉपिकों को हमें अलग अलग ना पढ़कर हम इसकी 1 टाइम स्टडी करेंगे। तो ये गलत मेथड है कि इनको 5 बार पढ़ा जाए। सही तरीका क्या होता है कि इन 5 टॉपिकों को एक बार में ही पढ़ लिया जाए। तो जब एक बार में इन 5 टॉपिकों को पढ़ोगे तो आपको आसानी से सारी आउटलाइन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखें, तो इस पूरे टॉपिक के अंदर अगर हम देखें तो हमें क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर हमें सागर पढ़ने हैं, गल्फ भी पढ़ना है, आइसलैंड पढ़ने हैं, पेनिनसुला स्टेट है, कुछ अदर पार्ट आएगा तो उसको भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो देखें जरा, तो इस पूरी आउटलाइंस के अंदर हमें एक एक करके सारी चीजों को पहले समझ लेते हैं कि इसके अंदर जो हमने नाम लिए, अभी आपको मैंने बोला कि इसके अंदर हमें बहुत सारे सागर पढ़ने हैं।
ठीक है, बहुत सारी मैंने बोला आपको खाड़ियां पढ़नी है, बहुत सारे द्वीप पढ़ने हैं, बहुत सारे प्रायद्वीप पढ़ने हैं, बहुत सारी जल संधियां पढ़नी है। तो ये सारे जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं, तो पहले ये होता क्या, द्वीप क्या है, प्रायद्वीप क्या है, खाड़ी क्या है, जल संधि क्या होती है। तो पहले थोड़ा थोड़ा इनके बारे में एक एक दो टर्म सीख लेते हैं कि आखिर ये जो शब्द यूज किए जाते हैं इनका मतलब क्या होता है, फिर इनका पूरे का पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आउटलाइन के अंदर सी, आइसलैंड, पेनिनसुला स्टेट, गल्फ, एक बार हिंदी में मैं बता दे रहा हूं आपको। तो इसको सागर के नाम से जाना जाता है, इसको हम द्वीप कह देते हैं, इसे हम प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं, स्टेट को जल संधि के नाम से जाना जाता है, कई बार जल डमरू मध्य भी कहा जाता है, इसको भी खाड़ी कहा जाता है और इसको भी खाड़ी कहा जाता है। तो ये खाड़ी खाड़ी में अंतर क्या होता है, इसको भी आगे जाके हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे कि सागर का मतलब क्या होता है। तो सागर की जब भी हम बात करेंगे तो किसी महासागर का, तो पहले इसमें याद रखना कि कोई भी अगर महासागर है तो उसका जो छोटा भाग रहेगा वो सागर कहलाएगा, और सागर की सीमा किसी ना किसी स्थलीय भाग को टच करेगी या दो स्थलीय भागों के बीच में भी घिरा हो सकता है। तो ये और सलाइन वाटर मिलेगा, तो हम ये कह सकते हैं एक सलाइन वाटर बॉडीज है जो कहीं ना कहीं लैंड से चारों ओर से नहीं बोलेंगे, कहीं ना कहीं लैंड के बीच में गिरी होती है या लैंड को टच करती हैं, और ये महासागर का छोटा भाग कहलाता है। क्लियर। तो लार्ज या स्मॉल बॉडी ऑफ द सलाइन वाटर इज यूजुअली कनेक्टेड टू द ओशियंस। तो ये पहली चीज है कि किसी ना किसी महासागर को टच करेगी, एंड इज इट ऑफ्टन पार्शियली क्लोज्ड बाय द लैंड, और स्थल से घिरी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सागर महासागर के उपभाग हैं। तो पहले याद रखें कि ये किसका भाग है, महासागर का उपभाग है, और किससे घिरा होता है, स्थल को टच करता है, और इसके अंदर वाटर कैसा रहेगा, सलाइन वाटर, लवणीय जल या खारा पानी रहेगा। तीन शब्द याद रखना, पहला शब्द याद रखेंगे इसमें खारा पानी रहेगा, दूसरा ये महासागर का उपभाग होता है, और तीसरा ये स्थल को स्पर्श करता है। तो महासागर के जो छोटे भाग हैं वो आपके किसको स्पर्श करेंगे, तो एक महासागर में बहुत सारे सागर हो सकते हैं जो हमारे लैंड को स्पर्श करेंगे, दो लैंड के बीच में भी हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर देखा जाए, द मेडिटेरेनियन सी इज लोकेटेड बिटवीन द यूरोप एंड अफ्रीका। तो ऊपरी भाग में हमें यूरोप मिलता है, निचले भाग में हमें अफ्रीका मिलता है। तो इस यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो सागर मिलता है उसको कहा जाता है भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर किसके बीच में स्थित है, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट के बीच में स्थित है। तो जरूरी नहीं कि हर बार कोई सागर दो महाद्वीपों के बीच में स्थित होगा, यह भी हो सकता है जैसे अरब सागर है, तो अरब सागर की सीमा भारत को टच करती है, तो कॉन्टिनेंट को केवल टच करती है, वो किसी के बीच में स्थित नहीं है। तो ऐसे कोई ना कोई सागर किसी तट के साथ में जोड़ा हो सकता है या दो तटों के बीच में भी स्थित हो सकता है। तो ये सागर की बात हो गई। इसके अलावा अगला शब्द आता है आइसलैंड क्या है। तो अगर हम आइलैंड की बात करें कि द्वीप किसे कहा जाता है, तो द्वीप का मतलब होता है स्मॉल लैंड बॉडीज या पीसेस ऑफ लैंड। ये कह सकते हैं कि स्थल का कोई छोटा या बड़ा भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, सराउंडेड बाय वाटर। तो अगर चारों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र है तो वो आपका क्या कहलाएगा, यहां पर द्वीप कहलाएगा। तो ए पीस ऑफ द लैंड सराउंडेड बाय द वाटर ऑन द ऑल साइड, तो सभी तरफ से क्या होगा, समुद्र से घिरा होगा। कैन बी फाउंड इन ओशियन, सी, लेक्स एंड रिवर। तो ये द्वीप हमें महासागर के अंदर भी मिल सकते हैं, ये द्वीप हमें सागर के अंदर भी मिल सकते हैं, किसी नदी के अंदर हो सकते हैं, किसी झील के अंदर हो सकते हैं। इसी आधार पर इनको कई पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कईयों को द्वीपीय द्वीप कहते हैं, जो किसी महाद्वीप के टूटकर अलग हो जाते हैं उसको महाद्वीपीय द्वीप कह देंगे। कई द्वीपों को महासागरीय द्वीप कहते हैं जो महासागर के अंदर मिलते हैं। कुछ द्वीप कहते हैं कोरल, जिनका निर्माण कोरल संरचना से हुआ है, और कुछ कृत्रिम झील भी कहते हैं, जिन द्वीपों का निर्माण किया गया उनको कहते हैं कृत्रिम द्वीप। तो इस तरीके से द्वीप कई प्रकार का हो सकता है। द्वीप सागर के अंदर हो सकता है, द्वीप महासागर के अंदर हो सकता है, द्वीप नदी के अंदर हो सकता है, झील के अंदर हो सकता है, किसी कॉन्टिनेंट का पार्ट वो हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप द्वीप के बारे में याद रखेंगे। तो ये कैसा पार्ट है जो चारों ओर समुद्र से घिरा होगा। इसके बाद आता है प्रायद्वीप, पेनिनसुला। तो पेनिनसुला की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो प्रायद्वीप का मतलब होता है एक ऐसा भाग जो तीन और पानी से घिरा हुआ है, 3 साइड सराउंडेड बाय वाटर एंड 1 साइड
वन साइड टच विथ ए लैंड बॉडीज, तो अगर किसी स्थल की एक भाग स्थल को टच करता है और तीन और वो पानी से घिरा हुआ, तो उसको हम प्रायद्वीप की संज्ञा देंगे। और इंडिया यहां पर हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है भारत हमारा। तो हमारा भारत देखोगे तीन और पानी से घिरा हुआ, यहां पर बंगाल की खाड़ी का पार्ट है, नीचे इंडियन ओशियन टच कर जाता है और इधर अरेबियन सी। तो ये हो गया थ्री साइड सराउंडेड बाय वाटर। और ऊपर की साइड देखोगे तो ऊपर की साइड क्या एक स्थल को टच कर जाती है, तो ये स्थली भाग से घिरी हुई है। तो थ्री साइड अगर कोई भी लैंड वाटर बॉडी से कनेक्ट करता है और एक तरफ का हिस्सा अगर उससे स्थल को टच करता है, तो ऐसी स्थलाकृति को हम क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप। मतलब ये स्थल का बाहर की ओर, जैसे कोई लैंड है इस तरीके का और ये स्थल इस तरीके से बाहर निकल जाता है और इसके इस तरफ पानी भरा रहेगा, तो स्थल का बाहर की ओर निकला हुआ भाग जो तीन और पानी से घिरा होगा, थ्री साइड वाटर को टच करेगा और वन साइड ये लैंड को टच करेगा, ऐसी स्थलाकृति को हम क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप की संज्ञा दी जाती है। डेफिनेशन दे सकते हैं, ए पीस ऑफ लैंड दैट इज बॉर्डर्ड बाय द वाटर ऑन द थ्री साइड। तो समुद्र से पानी से कितनी ओर से घिरा होगा, तीन ओर से घिरा होगा। ए पेनिनसुला इज ए कनेक्टेड टू द मेनलैंड वन साइड, तो एक और किससे घिरा होगा, मुख्य भूमि से घिरा होगा। एंड सराउंडेड बाय द वाटर ऑफ द थ्री साइड, तो ये पूरी डेफिनेशन याद रख सकते हैं। इसको छोड़ दोगे तो इस डेफिनेशन के अंदर पूरी चीजें आती हैं कि प्रायद्वीप एक ऐसा स्थल का भाग है जो तीन और पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ का भाग कहीं ना कहीं स्थल को स्पर्श कर देता है। और इसका इंडियन पेनिनसुला इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है और विश्व में ऐसे बहुत सारे पेनिनसुला आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद अगला पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आता है जिसको कहा जाता है स्ट्रेट, जिसको हिंदी में कहते हैं हम जल संधि, या इसके लिए जल डमरू मध्य भी शब्द यूज किया जाता है। तो नाम से क्लियर है, जल संधि। तो जल संधि का मतलब होता है ए वाटर बॉडी। पहली चीज तो ये क्या है कि वाटर बॉडी है, जैसे द्वीप और प्रायद्वीप में हम क्या बोलेंगे, ए पीस ऑफ लैंड बॉडी या ए पार्ट ऑफ लैंड बॉडी। तो ये लैंड बॉडीज नहीं है, तो पहली चीज याद करेंगे कि ये क्या है, एक जलीय क्षेत्र का भाग है। तो इस नैरो वाटर, बहुत सकरा भाग होता है हमेशा। ये क्या होता है, किसी द्वीप के बीच में या दो द्वीपों के बीच में या दो द्वीप प्रायद्वीप कुल मिला के किसी लैंड के बीच का सकरा भाग। तो पहला चीज तो याद रखेंगे ये क्या है, एक संकीर्ण जलीय भाग है, ए नैरो वाटर बॉडीज। तो ये क्या है, एक नैरो वाटर बॉडीज है और ये दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है और टू लैंड बॉडीज को सेपरेट करती है। जैसे इस डायग्राम के अंदर देखोगे जिब्राल्टर का सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो इसके ऊपर आप देखेंगे यूरोप का पार्ट है, इसके ऊपरी भाग में हमें क्या मिल जाता है, यूरोप। यूरोप में जो देश मिलता है वो स्पेन है, सबसे दक्षिणी देश। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर अगर हम जाते हैं तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो सबसे दक्षिणी देश है वो मोरक्को है। तो ओवरऑल अभी सिर्फ इतना याद रख लो, जब मैं जिब्राल्टर पढ़ाऊंगा उस समय क्लियर कर दूंगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ या यूरोप में। तो अभी ये जो लैंड बॉडी वाटर बॉडीज है यूरोप और अफ्रीका के बीच में। तो ये इस एरिया को अगर आप देखोगे तो ये बहुत सकरा भाग है। तो ये जो एक नैरो वाटर बॉडीज है, तो ये जो नैरो वाटर बॉडीज है इसी को क्या कहा जाता है, स्टेट। और ये क्या करेगी, टू वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर दे। इस साइड से अटलांटिक ओशियन कनेक्ट होगा, इस साइड से जाएंगे तो मेडिटेरेनियन सी कनेक्ट होगा। तो इसके एक साइड क्या दिया हुआ है, अटलांटिक ओशियन का पार्ट है, एक साइड देंगे तो हमें भूमध्य सागर का पार्ट मिल जाता है। और दो लैंड वाले कनेक्ट अलग कौन से होंगे, इधर से यूरोप अलग हो जाएगा, इधर से अफ्रीका अलग हो जाएगा। तो अगर मैं इस जल संधि को मान लो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मान लूं, मानना क्या है ये, तो अगर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की अगर हम बात करेंगे तो ये किसे कनेक्ट करती है, तो हम कहेंगे कि ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से स्पर्श करती है या टच करती है या कनेक्ट करती है, और यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। तो इट इज कनेक्ट अटलांटिक ओशियन टू मेडिटेरेनियन सी एंड सेपरेट यूरोप फ्रॉम अफ्रीका। तो इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन याद रख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि आउटलाइन अगर आप पढ़ लेते हैं, अगर पूरे महाद्वीप के अंदर किसी भी महाद्वीप के अंदर आपको यह पता है कि या कहां पर कौन सी वाटर बॉडीज है, कहां पर कौन सी लैंड बॉडीज है, अगर आपको वाटर बॉडीज और लैंड बॉडीज बहुत अच्छे से क्लियर हैं तो आप बड़ी इजीली इसका आंसर आप दे सकते हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि मेडिटेरेनियन सी कहां है, अटलांटिक सी कहां है, स्पेन कहां है, मोरक्को कहां है, तो आप जिब्राल्टर को जितना मर्जी रटते रहो, आप जिब्राल्टर को याद नहीं रख पाएंगे। तो आपको जलसंधि याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल प्रयास करना है कि आप लैंड बॉडीज और वाटर बॉडीज को बहुत अच्छे से तैयार कर लो, स्टेट अपने आप ही याद हो जाएगी। तो डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो देखो स्टेट इज द नेचुरली फॉर्म्ड। तो पहली चीज तो ये क्या है, प्राकृतिक निर्मित है।
तो इसका निर्माण कैसे होता है? प्राकृतिक रूप से होता है, बनाई भी जाती है तो लेकिन वो नहरों में आ जाती है, तो प्राकृतिक रूप है। नैरो वाटरवे है, संकीर्ण जल क्षेत्र है, दैट इज कनेक्ट टू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर, तो दो जल निकायों को जोड़ता है, तो इनको कनेक्ट करेगा। सच एज ओशियन, सी एंड लेक, तो सी हो सकता है, ओशियन हो सकता है और लेक, कोई भी वाटर बॉडीज हो सकती है। तो समझ में आया? तो जल संधि क्या है? एक प्राकृतिक जलीय भाग है जो एक सकरा भाग है जो दो जलीय भागों को जोड़ता है। जलीय भाग में कोई महासागर हो सकता है, सागर हो सकता है, कोई झील भी हो सकती है। इट इज द ज्योग्राफिकल फीचर्स दैट सेपरेट टू, यहां से याद रखना मेन, तो ये अलग करती है, सेपरेट टू लैंड मास, स्थल भूमि को, एंड अलाउ फॉर द एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन द कनेक्टेड बॉडीज। तो सिंपल याद रखो, यहां तक याद रखना कि ये टू लैंड बॉडीज को कनेक्ट दूर करने का प्रयास करती है, या दोनों के बीच में एक कनेक्टिंग का पार्ट करती है कि दोनों लैंड बॉडीज क्या है, सेपरेट हो जाएंगी और वाटर बॉडीज आपस में क्या है, कनेक्ट हो जाएंगी। तो ये कर सकते हो जल संधि के बारे में, दो जलीय भागों को जोड़ेगी, स्थलीय भागों को अलग करेगी, एक प्राकृतिक क्षेत्र है और एक सकरा जलीय क्षेत्र है, बस इतना याद रखना। इसके अलावा लास्ट पॉइंट आता है गल्फ और बे। हिंदी में दोनों के लिए खाड़ी शब्द यूज किया जाता है, लेकिन दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस आपको यहां पर दिखाई देगा। अगर डिफरेंस देखें तो इसको कहा जाता है गल्फ ऑफ मैक्सिको, और ये एक एग्जांपल है हमारे पास गल्फ का, और यहां पर एक एग्जांपल है हमारे पास बे ऑफ बंगाल। तो आप गल्फ और बे दोनों को अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो पहली चीज तो ये क्या है, तो पहली जो डेफिनेशन आएगी तो ये क्या है, एक वाटर बॉडीज है। तो पहला शब्द तो यही याद रखेंगे कि ये चाहे गल्फ आए चाहे बे आए, दोनों में हम ये बोलेंगे कि ये दोनों क्या है, एक जलीय भाग है। दूसरा पॉइंट अगर आप इसमें ये देखेंगे तो इसमें भी आप देखोगे तो ये पूरी तरीके से तीन साइड से लैंड से कनेक्ट है, और इसको भी देखोगे तो ये थ्री साइड लैंड से कनेक्ट है। तो इसकी थ्री साइड जो है, तो थ्री साइड किसको स्पर्श करती हैं, लैंड को, स्थल को टच करते हैं। तो इसके तीन और क्या करेंगे, स्थल को टच करेंगे, या स्थल से घिरे हुए आप ऐसा कह सकते हैं। और वन साइड क्या होगा, ओपन रहेगा, और ओपन किस में रहेगा, तो किसी सी की साइड में क्या होगा, ये ओपन रहेगा। सी हो सकता है, ओशियन हो सकता है, कोई भी अदर गल्फ या बे हो सकता है। तो वन साइड इसका ओपन रहेगा, थ्री साइड लैंड से कनेक्टेड रहेगा। बस इसी ओपन साइड के आधार पर इसका डिफरेंस देखा जाता है। ये दोनों पॉइंट कॉमन रहेंगे, ये भी कॉमन है। तीसरे पॉइंट में डिफरेंस आ जाता है कि इसका जो ओपन साइड है वो किस प्रकार के, तो यहीं से दोनों में डिफरेंस निकाला जाता है। तो अगर इसकी ओपन साइड को देखा जाए, ये है इसका ओपन साइड या माउथ कह सकते हैं, तो ये इसका माउथ है जो ओपन साइड थी हमारी, और यहां पर भी इसका देखेंगे तो ये इसकी ओपन साइड है या इसका माउथ है। तो इसके माउथ में और इसके माउथ में डिफरेंस क्या आ रहा है, यहां पर माउथ का एरिया देखेंगे तो काफी लार्ज है, इसमें अगर माउथ का एरिया देखेंगे तो काफी कम है। तो इसका मतलब कि डिफरेंस क्या आया, तो गल्फ का जो माउथ होगा वो काफी नैरो रहता है, तो नैरो माउथ के साथ ये बनेगा, संकीर्ण रहेगा, तो संकीर्ण मुहाना रहेगा इसका। और इसमें देखेंगे तो ये काफी ज्यादा वाइड रहेगा, तो इसका जो माउथ है वो काफी ज्यादा वाइड रहेगा, वाइड माउथ आपको मिल जाएगा, ठीक है, खुला मुहाना होगा इसका। तो बस यही दो डिफरेंस है कि जब भी हम गल्फ की बात करते हैं तो गल्फ एक का जो मुहाना है वो काफी क्लोज होता है, काफी ज्यादा संकीर्ण होता है, और जबकि बे का जो मुहाना है वो सबसे बड़ा होता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा गल्फ, और इसको बोला जाता है वर्ल्ड की सबसे बड़े बे। लेकिन दुनिया में अपवाद बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको, जैसे हम यहाँ पर गल्फ की बात करें तो यहां पर हो सकता है कि गल्फ की जगह वो सी आ जाए, सी की जगह गल्फ आ जाए। तो लेकिन नॉर्मल स्ट्रक्चर यही होता है, लेकिन अपवादों में आप बहुत सारी चीजें, जैसे आप देख सकते हैं हडसन बे।
हडसन की खाड़ी नॉर्थ अमेरिका, लेकिन उसमें हडसन बे स्ट्रक्चर लिखा रहता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर इस तरीके का है। तो हडसन बे का माउथ बहुत नैरो है, लेकिन वो होना क्या चाहिए था, हडसन गल्फ होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हडसन बे शब्द लिखा जाता। तो ऐसे एक्सेप्शंस आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन नॉर्मल जो क्राइटेरिया है वो आपको यही याद रखना। तो ये हमने सारे शब्दों के बारे में पढ़ लिया। तो सी क्या है, गल्फ क्या है, बे क्या है, स्टेट क्या है, और आइलैंड के बारे में पढ़ लिया, पेनिनसुला के बारे में पढ़ लिया। अब पूरे वर्ल्ड मैप के अंदर हम इसकी स्टडी करेंगे। ये देखना इसका सेल वेल तो नहीं हिल गया। देखो अब हम यहां पर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इस जगह पर हम एक एक करके, जो मैंने 5 टॉपिक आपको पढ़ाए हैं, 5 टॉपिकों के 5 राउंड नहीं लगाना, बल्कि एक ही राउंड में हम 5 टॉपिकों को कंप्लीट करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले देखेंगे तो ये जो ओशियन का पार्ट है वो है हमारा आर्कटिक ओशियन। तो सबसे फर्स्ट पार्ट जो मिलेगा वो आर्कटिक ओशियन है, और इस साइड जो ओशियन है वो पैसिफिक हमें मिल जाएगा, और इस साइड जो ओशियन मिलता है वो इंडियन ओशियन। तो एशिया महाद्वीप का जो ज्यादातर जलीय क्षेत्र है वो 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ, आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन। आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। अब हम एक एक करके देखेंगे। तो पहले ये देखेंगे कि आर्कटिक महासागर की ये जो कटा हुआ क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इसमें कौन कौन से सी, गल्फ, बे, आइलैंड, पेनिनसुला में मिलते हैं। उसके बाद हम सारे के सारे पैसिफिक ओशियन के देखेंगे, और लास्ट में हम यहाँ पर इंडियन ओशियन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? तो लाओ अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे सब डिवीजन ऑफ आर्कटिक ओशियन। तो आर्कटिक ओशियन के अंदर नॉर्मली यहां से अगर आप जाओगे तो यहां से बॉर्डर डिवाइड कर दिया जाता है। इस जगह से हमारा बॉर्डर बन जाता है। इसके इस साइड यूरोप का पार्ट आता है और इसके इस साइड एशिया का पार्ट आता है। तो रशिया का कुछ पार्ट इस साइड है और कुछ पार्ट एशिया में है। तो इसलिए हम स्टडी पूरा यूरोप वाले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। यहां पर एशिया की सीमा है, जहां तक रूस की सीमा है उस सीमा से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये पूरे का पूरा एक साथ ही हम स्टडी कर लेना होता है। तो अगर आप एटलस साथ में रखते हो और एटलस के साथ अगर आप देखोगे तो उसमें सबसे पहले आप एशिया वाला मैप निकालो और उसमें इस आर्कटिक ओशियन वाले बेल्ट के बारे में देखेंगे। तो इस आर्कटिक ओशियन में जाओगे तो ये एक पेनिनसुला स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। तो ये जो पेनिनसुला टाइप का दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है कोला पेनिनसुला। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या मिलेगा, कोला पेनिनसुला, जो रशिया का पार्ट है लेकिन आता कहां पर है, यूरोप वाले इसी कोला प्रायद्वीप में। अब ये कोला प्रायद्वीप किसको टच करता है, आर्कटिक ओशियन को। तो ये हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए कि कोला पेनिनसुला कहीं ना कहीं आर्कटिक ओशियन की साइड में स्थित है और ये रशिया का पार्ट है और यूरोप कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आने वाला रशिया है। इसी पॉइंट पर आप देखोगे तो इसमें एक छोटा सा एक बंदरगाह बना हुआ जिसको कहा जाता है मरमांस्क पोर्ट। तो इसी कोला प्रायद्वीप के ऊपर एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ जिसको क्या कहा जाता है, मरमांस्क बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। इस मरमांस्क बंदरगाह की विशेषता क्या है, नॉर्मली हम जानते हैं कि जो आर्कटिक ओशियन वाला बेल्ट है ये पूरे का पूरा बहुत ठंडा जल है, बहुत ज्यादा कोल्ड वाटर है। कोल्ड वाटर के कारण इस पूरे रीजन में बर्फ जम जाती है जिससे नेविगेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन मरमांस्क पोर्ट एक अपवाद है जो कोल्ड रीजन में आने के बावजूद भी ये वर्ष भर खुला रहता है। तो इसकी विशेषता क्या होती है कि ये पूरा वर्ष भर खुला रहेगा। तो वर्ष भर क्यों खुला रहता है, क्योंकि यहां पर नॉर्वे वगैरह की गर्म जलधाराएं आती है। तो गर्म जलधारा का पानी यहां पर आने के कारण, गर्म जलधारा का पानी इंटर करने के कारण इस क्षेत्र के आसपास की पूरी बर्फ पिघल जाती है। तो इसलिए पूरे आर्कटिक ओशियन में, एशिया महाद्वीप के, यूरोप महाद्वीप के तट पर पूरे आर्कटिक ओशियन में केवल एक बंदरगाह है, मरमांस्क बंदरगाह, जो पूरा साल खुला रहता है, जहां पर कभी भी बर्फ नहीं जमती। इसी मरमांस्क पोर्ट के नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो यहां पर आपको एक सी मिलेगा इस वाली जगह पर। तो इसी मरमांस्क पोर्ट के अंदर अगर आप यहां पर जाते हैं तो इस जगह पर आपको एक छोटा सा खाड़ी टाइप की कह सकते हैं, सी भी कह सकते हैं इसको। तो एक छोटा सा सी मिलता है इस जगह पर। इस सी को कहा जाता है व्हाइट सी, श्वेत सागर के नाम से जाना जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, श्वेत सागर के नाम से जाना जाता है। तो व्हाइट सी कहां पर है, तो कोला प्रायद्वीप के जस्ट नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, व्हाइट सी यहां पर मिल जाएगा।
इट व्हाइट सी के ऊपर जाएंगे तो यहां पर एक द्वीप टाइप का मिलेगा पूरे रशिया के ऊपरी हिस्से में, जिसको नोवाया ज़ेमेलिया के नाम से जाना जाता है। तो नोवाया ज़ेमेलिया रशिया का पार्ट है। देखो ये पूरे का पूरा रशिया का पार्ट है और आर्कटिक ओशियन से रिलेटेड केवल 2 पॉइंट याद रखना है। जैसे आप नोवाया ज़ेमेलिया को क्रॉस करेंगे, नोवाया ज़ेमेलिया को क्रॉस करते यहां पर आपको एक छोटा सा सी मिल जाएगा जिसको कहा जाता है काला सी। देखो काला सी अलग है, उसको अंग्रेजी में ब्लैक सी बोलते हैं। वो काला अंग्रेजी में नहीं आता, उसको अंग्रेजी में ब्लैक सी बोलते हैं। इसका नेम ही क्या है, कारा सागर है। कारा सागर के ऊपर जाएंगे तो यहां पर फिर आपको एक आइलैंड का पार्ट मिल जाएगा। तो ये जो छोटा सा आइलैंड इसको कहते हैं सेवर्ना ज़ेमेलिया। एक ही बार लिखेंगे तो इसका नाम क्या है, सेवर्ना ज़ेमेलिया। तो इसका नाम क्या था, नोवा ज़ेमेलिया, और इस छोटे छोटे आइलैंड का नाम क्या है, सेवर्ना ज़ेमेलिया। क्लियर हो गया। तो पहले कोला प्रायद्वीप याद रखेंगे, कोला प्रायद्वीप के पास में मरमांस्क पोर्ट याद रखेंगे। तो देखो सारी चीजें एक साथ आनी चाहिए। जब हम पढ़ेंगे तो एक साथ बोलना आना चाहिए। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप बार बार बोल पाओगे। तो सबसे क्या बोलेंगे, तो पहले याद रखेंगे कोला प्रायद्वीप। कोला प्रायद्वीप के बारे में बताएंगे कि कोला प्रायद्वीप रशिया का पार्ट है, यूरोप वाले पार्ट में आता है और आर्कटिक ओशियन का सब डिवीजन है, आर्कटिक ओशियन को टच कर जाता है। इसके तट पर मरमांस्क बंदर का स्थित है जो वर्ष भर खुला रहता है। इसी के नीचे एक सागर है जिसका नाम है व्हाइट सागर, श्वेत सागर। इसी से आगे जाएंगे तो नोवाया ज़ेमेलिया मिल जाएगा। नोवाया ज़ेमेलिया के आगे जाएंगे तो हमें सेवर्ना ज़ेमेलिया मिल जाएगा। नोवाया ज़ेमेलिया के नीचे एक सागर दिया रहेगा, कारा सागर। सेवर्ना ज़ेमेलिया के आगे जाएंगे तो लैप्टेव सागर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक क्षेत्र मिलेगा जिसका नाम क्या है, लैप्टेव सागर। तो सेवर्ना ज़ेमेलिया के आगे लैप्टेव सागर है। लैप्टेव सागर के बाद में फिर एक न्यू साइबेरियन आइलैंड, ये छोटे छोटे आइलैंड का पार्ट है जिसको क्या कहा जाता है, न्यू साइबेरियन आइलैंड। और इस न्यू साइबेरियन आइलैंड के बाद फिर हमें एक सी मिल जाएगा जिसको कहा जाता है ईस्ट साइबेरियन सी। तो बस ये इतने से सब डिवीजन है जिसमें कुछ सागर मिले हमें, व्हाइट सी, कारा सी, लैप्टेव सी, ईस्ट साइबेरियन सी। तो देखा आपने 4 सी मिल गए हमें। तो पहला सी व्हाइट सी, कारा सी, लैप्टेव सी और ईस्ट साइबेरियन सी। तो ये चारों के चारों सागर हैं। इसलिए मैंने कहा था कि सागर किसी महासागर का उपभाग होता है और ये किसी स्थलाकृति को या लैंड पार्ट को स्पर्श करता है। और खारा जल होता, 3 पॉइंट हमने लिखे थे। तो क्रम याद रखेंगे, सबसे पहले श्वेत सी, फिर कारा सी, फिर लैप्टेव सी, फिर ईस्ट साइबेरियन सी। हमें सागर मिले, हमें कुछ प्रायद्वीप मिले, जैसे कोला प्रायद्वीप मिला, उसमें हमें बंदरगाह भी मिला। हमें यहीं पर द्वीप मिले, नोवाया ज़ेमेलिया मिला, सेवर्ना ज़ेमेलिया मिला, ठीक है, न्यू साइबेरियन आइलैंड मिल गया। तो हमें द्वीप भी मिले, प्रायद्वीप भी मिल गए और सागर भी मिल गए। और खाड़ी वगैरह यहाँ पर अभी नहीं मिली, आगे जाके आपको खाड़ी और जल संधियां में मिल जाएंगी। तो ये आर्कटिक ओशियन का पार्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एक व्रंगल आइलैंड करके मिल जाएगा, ये भी रशिया का ही आइलैंड है, छोटा सा व्रंगल आइलैंड याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर देखो, तो यहां तक हम पढ़ चुके हैं। तो ये पॉइंट हमारा कौन सा था, व्रंगल आइलैंड वाला पॉइंट था, ठीक है। तो ये हमारा व्रंगल आइलैंड था। इस व्रंगल आइलैंड से अगर हम नीचे जाते हैं तो ये हमारा यहां पर जो था वो ईस्ट साइबेरियन सी मिल जाता है। और इस साइड जाते हैं तो यहां पर एक चुकची सागर करके मिल जाएगा, चुकची सागर। और ये पूरे का पूरा आर्कटिक ओशियन है। इसके बीच में अगर आप देखो, हमें ये रशिया वाला पार्ट है तो रशिया से इस साइड इंटर करना है। तो इस साइड इंटर करोगे तो ये रशिया और इधर से अलास्का, ये जो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, तो इन दोनों के बीच में एक स्टेट मिलेगी जिसको कहा जाता है बेरिंग स्टेट। इंटरनेशनल स्टेट है बेरिंग जल संधि। तो अब आपको मैंने जो जल संधि के बारे में पढ़ाया था, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो एक साइड इसके क्या है, बेरिंग सागर है, ऊपर क्या है, आर्कटिक ओशियन है, यहाँ चुचकी सागर बोल सकते हो। और सागर में जाएंगे तो यहाँ पर पैसिफिक ओशियन सी मिल जाएगा। इस साइड हमें अलास्का का बेल्ट मिल जाता है यूएसए में, इस साइड मिल जाता है रशिया में। तो हमारे पास ये लैंड बॉडी 1 होगी, ये फर्स्ट लैंड बॉडी हो गई, और इधर लैंड बॉडी 2 हो गई। और बाकी वाटर बॉडीज में जाएंगे तो यहां पर वाटर बॉडी फर्स्ट हो गई और ये वाटर बॉडी 2 हो गई। बीच में है बेरिंग स्टेट। तो अब आप इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे, तो हम कह सकते हैं बेरिंग सागर आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती। आप ऐसा भी बोल सकते हैं बेरिंग स्ट्रेट चुकची सागर को या
साइबेरियन, ईस्ट साइबेरियन सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। तो जोड़ने में आप महासागर का भी यूज कर सकते हैं और सागर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अलग करने की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये यूएस से अलास्का को रशिया से अलग करती है। तो दो सेपरेटिंग पॉइंट याद रखने हैं और दो कनेक्टिंग पॉइंट यहां पर याद रखने हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद देखें तो यहां पर हम बेरिंग सागर पढ़ चुके थे। बेरिंग सागर से जैसे ही आप आगे जाएंगे तो यहां पर रशिया का एक नीचे की ओर लटका हुआ पार्ट आपको दिखेगा, इसको कहा जाता है कमचटका पेनिनसुला। तो रशिया का नीचे की ओर लटका हुआ भाग को क्या कहा जाएगा? कमचटका पेनिनसुला। और इसी कमचटका पेनिनसुला के नीचे, इसी कमचटका पेनिनसुला के नीचे आप जाएंगे तो ये छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप मिलता है यहां पर पूरे का पूरा। तो ये छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है, इस ग्रुप को कुरिल आइलैंड के नाम से जाना जाता है। तो ये किसका पार्ट है? सब रशिया का पार्ट है। तो कमचटका भी किसका पार्ट है? तो ये भी रशिया का पार्ट है और ये भी किसका पार्ट है? रूस का पार्ट है। तो कमचटका पेनिनसुला याद रखेंगे, रशिया का पार्ट है, और इसके बाद कुरिल आइलैंड भी रशिया का पार्ट है। कमचटका पेनिनसुला के अंदर देखोगे तो ये एक बहुत बड़ा सी टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है अखोटस्क सी। तो अंदर की तरफ जाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? अखोटस्क सागर मिल जाएगा। अब देखें जनाब, अखोटस्क सागर से अगर आप जाओगे तो इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको एक आइलैंड मिलेगा जिसको कहा जाता है सकलिन आइलैंड। तो ये सकलिन आइलैंड अगर आप देखोगे एटलस में तो ये भी रशिया का ही पार्ट है। तो सकलिन आइलैंड, कुरिल आइलैंड, कमचटका पेनिनसुला, तो ये ऑल वाटर बॉडीज किसका पार्ट है? रशिया का पार्ट है। और जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये पैसिफिक ओशियन की स्टडी कर रहे हैं, याद रखना। तो यहां पर एक बार लिख लेना, सब डिवीजन ऑफ पैसिफिक ओशियन। तो यहां पर जितने भी हम डिवीजन पढ़ते हैं वो सारे के सारे किसके हैं? पैसिफिक ओशियंस के हैं। सकलिन आइलैंड, अब थोड़ा सा यहां पर समझ लेना कि ये मेन जो वाटर बॉडीज है वो रशिया की है। तो रशिया और इस साइड क्या है? सकलिन आइलैंड। इसके बीच में आप देखोगे एक नैरो सा गैप आपको दिखाई देगा इसके बीच में। तो ये जो नैरो सा गैप आपको दिखाई दे रहा है, और हम स्ट्रेट के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं कि जब भी दो स्थलों के बीच में एक नैरो वाटर बॉडीज हमें दिखाई देती है तो लार्ज वाटर बॉडीज तो सी में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन नैरो वाटर बॉडीज जब भी हमें टू लैंड्स के बीच में मिलेगी तो उसे क्या कहा जाता है? स्टेट। और स्टेट का काम क्या होता है? टू लैंड पार्ट को कनेक्ट करना और लैंड पार्ट को सेपरेट करना एंड वाटर बॉडीज को कनेक्ट करना। तो इसे कहा क्या जाता है? तो इसे नाम दिया जाता है गल्फ ऑफ टार्टरी। गल्फ ऑफ टार्टरी। अब आप कहेंगे सर आपने स्टेट बोला था, तो इसी को स्ट्रेट भी बोला जाता है। तो इसी को हम कई बार स्ट्रेट ऑफ टार्टरी के नाम से पढ़ते हैं। तो कई बार गल्फ ऑफ स्टेट टार्टरी मिलेगा, कई बार टार्टरी स्ट्रेट भी आपको मिल सकता है। तो टार्टरी स्टेट किसके बीच में स्थित है? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम कहेंगे ये रशिया और सकलिन आइलैंड के बीच में स्थित है। अगर कनेक्टिंग बॉडीज की बात करें तो ये ऊपर से अखोटस्क का पार्ट है और इसके नीचे जाते हैं तो यहां पर आपको एक जापान सागर मिलता है। तो ये जापान सागर को टच कर देते, पूरे का पूरा जापान सी है, इसको पूर्वी सागर भी बोला जाता है। तो ये सकलिन, तो हम कहेंगे टार्टर जल संधि अखोटस्क सागर को जापान सागर से अलग करती है और सकलिन आइलैंड को रशिया की मुख्य या मेन लैंड से अलग करती है। इसके बाद आप देखोगे तो यहां से, तो यहां तक तो रशिया का पार्ट है। इसके बाद ये जो आइलैंड्स आपको दिखाई देते हैं, ये सारे के सारे आइलैंड, ये सारे के सारे आइलैंड किसका पार्ट है? जापान का। जापान में आपको अलग से पढ़ाऊंगा, सारे के सारे आइलैंड अभी पढ़ेंगे, कैपिटल्स क्या, सारी पोजीशंस को पढ़ेंगे। अभी केवल हमें जापान को नहीं पढ़ना है, केवल कुछ आइलैंड्स के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो जापान की अगर हम बात करें तो जापान के और सकलिन आइलैंड के बीच में, मतलब रशिया और जापान के बीच में एक स्टेट मिलती है इस जगह पर। तो यहां पर फिर से आप देखोगे एक नैरो वाटर बॉडी से आपको दिखाई देती है। तो यहां से आप फिर कनेक्ट कर जाएंगे तो ये पैसिफिक ओशियन का मेन बेल्ट है। तो पैसिफिक ओशियन से फिर आप जापान सागर में एंटर करेंगे। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि इस आइलैंड का नाम क्या है? सकलिन आइलैंड। और सकलिन आइलैंड के नीचे ये जो आइलैंड मिलता है इसको कहते हैं होकैडो। तो सकलिन आइलैंड और होकैडो आइलैंड, सकलिन किसका आइलैंड है? रशिया का। और होकैडो किसका आइलैंड है? जापान का। तो होकैडो आइलैंड और रशिया आइलैंड के बीच में कौन सी जल संधि है? केवल इतना आपसे पूछा जाएगा तो हम कहेंगे सोया स्टेट। अगर आपसे पूछा जाता सोया स्टेट कहां पर लोकेटेड है तो हम कहेंगे लोकेटेड बिटवीन सकलिन आइलैंड ब्रैकेट में रशिया एंड
जापान आइलैंड या सॉरी होक्काइडो आइलैंड, ब्रैकेट में याद रखेंगे जापान। होक्काइडो से अगर हम नीचे जाते हैं, होक्काइडो से अगर आप नीचे जाओगे तो होक्काइडो के नीचे अगर हम जाएंगे तो यहां पर एक आइलैंड मिलेगा जिसको कहा जाता है होन्शु। तो पहला आइलैंड मिलेगा जापान के अंदर होक्काइडो, होक्काइडो के नीचे मिलेगा होन्शु, होन्शु के नीचे मिलेगा शिकोकू और शिकोकू के नीचे मिलेगा क्यूशु। तो जापान में 4 मेजर आइलैंड मिल जाते हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। होक्काइडो क्रम भी याद रखना इसका, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। इन्हीं चारों आइलैंड की स्टडी हम आगे जाके करेंगे। सबसे नीचे क्यूशु। तो यहां पर जो स्टेट हमें मिलती है, तो इस जगह पर जो स्टेट मिली, इस स्टेट का नाम क्या है? तो यहां से जो कनेक्ट करेगी उसका सुगारू स्टेट। तो सुगारू स्टेट लोकेटेड बिटवीन होक्काइडो एंड होन्शु। तो हम कहेंगे सुगारू जल संधि होक्काइडो और होन्शु के बीच में, सोया स्टेट होक्काइडो और सकलिन के बीच में है, टाटर स्टेट सकलिन और रशिया के बीच में स्थित। तो ये क्रम से पूरा याद रखना, सबसे टाटर स्टेट के बाद सोया स्टेट के बाद सुगारू स्टेट के बाद अगर आप जाते हैं तो यहां पर ये पूरे का पूरा जापान सागर है। जापान सागर से अगर हम बाहर निकलते हैं तो इस कोरिया प्रायद्वीप, ये पूरे का पूरा कोरिया प्रायद्वीप है। तो इसके बीच में यहाँ 2 जल संधियां मिलती है, एक को कहते हैं कोरिया स्टेट और एक को कहते हैं सुषमा स्टेट। तो कोरिया स्टेट और सुषमा स्टेट किसके बीच में है? तो पहला आंसर होगा लोकेटेड बिटवीन कोरिया पेनिनसुला एंड जापान। किसके बीच में? तो कोरिया प्रायद्वीप और जापान के बीच में है। और कोरिया प्रायद्वीप में जो दक्षिण का एरिया है उसको कहते हैं साउथ कोरिया, नॉर्थ वाले को कहते हैं नॉर्थ कोरिया। और जापान के जो द्वीप है वो आ रहे हैं कौन से? क्यूशु और शिकोकू, मेन क्यूशु आ रहा है। तो साउथ कोरिया और क्यूशु भी आप चाहो तो आंसर लगा सकते। तो डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है और किस तरीके का आंसर फॉर्मेट में दिया जाता है, उसी तरीके से आप आंसर इसका फिल करेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो ये क्या करेगी? तो ये जापान सागर से इंटर करेंगे, तो जापान सागर से कोरिया स्टेट को क्रॉस करके नीचे आ जाएंगे। नीचे आएंगे तो यहां पर मिल जाता है येलो सी, या फिर यहां पर मिल जाता है ईस्ट चाइना सी। तो पीला सागर से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर उसी के नीचे पूर्वी चीन सागर मिल जाता है। तो हम कहेंगे सुषमा जल संधि पूर्वी चीन सागर या येलो सागर को जापान सागर से जोड़ती है और कोरिया प्रायद्वीप को जापान से अलग करती है। इसी जापान सागर के आप अंदर और अगर चले जाते हैं तो यहां पर मिल जाती है आपको गल्फ ऑफ पोहाई, छोटी सी गल्फ मिलती है। तो इसी के अंदर तो येलो सी का ही सब डिवीजन, तो येलो सी का ही सब डिवीजन को क्या कहा जाता है? गल्फ ऑफ पोहाई की खाड़ी। तो पोहाई की खाड़ी, कई जगह BO बोहाई की खाड़ी लिखा रहता है, तो ज्यादातर पोहाई सही है। तो पोहाई की खाड़ी कहां पर है? तो हम कहेंगे इट इज द सब डिवीजन ऑफ येलो सी, और येलो सी इज द सब डिवीजन ऑफ ईस्ट चाइना सी, और ईस्ट चाइना सी इज द सब डिवीजन ऑफ पैसिफिक ओशियन। तो मेन बेल्ट जो है वो पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन टच कर जाता है ईस्ट ओशियन को, ईस्ट चाइना सी को। ईस्ट चाइना सी टच कर जाता है जापान से येलो सी को। येलो सी के अंदर क्या मिलता है? तो कटोरे के अंदर कटोरा, मतलब वाटर बॉडीज के अंदर और छोटी छोटी वाटर बॉडीज मिलती। सबसे बड़ा महासागर, महासागर के अंदर सागर, सागर के अंदर फिर सागर, सागर के अंदर फिर क्या है? खाड़ी दी हुई है। तो क्रम याद रखेंगे इसका। इसके बाद अगर हम यहां पर जाएं तो ये क्षेत्र हम पढ़ चुके थे, यहां पर येलो सी पढ़ लिया, यहां पर गल्फ ऑफ पोहाई पढ़ चुके थे हम। ये है हमारा ईस्ट चाइना सी, और ये किसका सब डिवीजन है? पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन के अंदर ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना के सी के अंदर येलो सी, और येलो सी के अंदर पोहाई। और इधर से अगर हम स्टेट सुषमा और कोरिया स्टेट को जाएंगे तो यहां पर जापान सी। तो यहां तक की स्टडी हम ऑलरेडी कर चुके थे। तो पूर्वी चीन सागर की अगर हम बात करें तो पूर्वी चीन सागर की सीमा जापान को भी टच करती है, इधर से थोड़ा ताइवान को भी टच करती है, और मेन सीमा चाइना को भी टच कर जाती है। इसी के नीचे हमें जो ताइवान देश मिलता है, ताइवान की कैपिटल हम पढ़ चुके थे ताइपे। तो ताइवान और चाइना के बीच में एक स्टेट मिलती है जिस स्टेट को कहा जाता है ताइवान स्टेट। तो पहला क्वेश्चन आएगा ताइवान स्टेट, तो हम कहेंगे ताइवान स्टेट इज लोकेटेड बिटवीन चाइना एंड ताइवान। और कनेक्ट किसको करती है? कनेक्ट में ये देखें तो यहां पर ईस्ट चाइना सी दिया है, और ईस्ट चाइना सी से नीचे जाएंगे तो साउथ चाइना सी। ये पूरे का पूरा बेल्ट किसका है? साउथ चाइना
सी का। तो ये पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। देखो जल संधियां अगर क्लियर है तो आप इंटरनेशनल लेवल पर आईआर वगैरह जब हम पढ़ते हैं या फिर जब हम पूरे के नेविगेशन वगैरह को पढ़ते हैं तो बड़ी इजीली आप बता सकते हैं। तो ये पूरे जाने का रूट है। अगर साउथ चाइना सी में आप इंटर करते हैं तो ताइवान स्ट्रेट से होते हुए आप ईस्ट चाइना सी इधर से भी निकल सकते हैं और ईस्ट चाइना सी से होते हुए आप जापान सी में और उसके बाद आप ऊपर की ओर तो तटीय क्षेत्रों में आप प्रवेश कर सकते हैं। साउथ चाइना सी के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है जो वियतनाम के बॉर्डर को टच कर जाता है, ये देश कौन सा है? वियतनाम। और ऊपर आपका चाइना है, ये चीन दिया हुआ है। तो वियतनाम और चीन की सीमा के बीच में कुछ सीमा वियतनाम की और कुछ सीमा चीन की है। तो यहां पर दिए गल्फ ऑफ टोंकिन, टोंकिन की खाड़ी। तो टोंकिन की खाड़ी किसके बीच में है? चीन और वियतनाम के बीच में स्थित है। इसके बाद अगर आप यहां पर देखेंगे तो वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड के नीचे जो खाड़ी मिलती है उसको कहा जाता है गल्फ ऑफ थाईलैंड। तो यहां पर ये क्षेत्र आपका ईस्ट एशिया के अंदर, ये पूरे का पूरा अभी पैसिफिक ओशियन ही चल रहा है। तो यहां तक हम पैसिफिक ओशियन के बारे में कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन जब हम पैसिफिक ओशियन से साउथ ईस्ट एशिया में एंटर करते हैं तो वहां पर हमें बहुत सारे सी मिल जाते हैं। तो देखें जरा, तो यहां पर हमें साउथ चाइना सी मिल चुका था, टोंकिन देख चुके थे, गल्फ ऑफ थाईलैंड देख चुके थे। तो ये पूरे का पूरा हमारा साउथ ईस्ट एशिया। एक अलग क्लास में मैं आपको पूरा साउथ ईस्ट एशिया पढ़ा दूंगा और इंडोनेशिया को स्पेशली हम कवर करेंगे। तो यहां पर एक सी मिलता है, सबसे पहले याद रखेंगे। तो सबसे पहला ये पूरे का पूरा एक तरीके से इसको अलग से भी चाहो तो हेडिंग ला लेना, साउथ ईस्ट एशिया। तो ये भी पैसिफिक ओशियन का ही पार्ट है। तो साउथ ईस्ट एशिया, तो साउथ ईस्ट एशिया में 11 देश हमने कल पढ़े थे और उसके अंदर 11 देशों के बाद कई द्वीप हैं, धीरे धीरे आगे जाके पढ़ेंगे। तो सोलू सी के नीचे जाएंगे तो स्लेबिस सी के नीचे जाएंगे तो सेरम सी, फिर उसके बाद बांडा सी। तो ये क्रम याद रखना, सोलू सी, स्लेबिस सी, सेरम सी, बांडा सी। तो क्रम हो गया सोलू सी, स्लेबिस सी, बांडा सी और सेरम सी। सेरम सी से आगे जाते हैं तो अराफुरा सी ऑस्ट्रेलिया को टच कर जाता है। अराफुरा सी से आगे जाएंगे तो तिमोर सी, तिमोर सी से आगे जाएंगे तो फ्लोरस सी, फ्लोरस सी के आगे जाएंगे तो जावा सी, जावा सी। अब देखें जरा, तो ये इतने सागर आपको एक बार में याद रखने हैं। सोलू सी, स्लेबिस सी, सेरम सी, बांडा सी, अराफुरा सी, तिमोर सी, फ्लोरस सी और जावा सी। तो ये 4-5 सी का संबंध किससे है? दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से संबंधित है, पैसिफिक ओशियन के पार्ट है। अब देखो यहां पर एक चीज को समझे कि एक साइड हमें यहां पर वाटर बॉडीज मिलके जिसको कहते हैं स्लेबिस सागर, और नीचे की तरफ जो वाटर बॉडीज मिली उसको कहते हैं जावा सागर। तो एक तरफ स्लेबिस सागर है, एक तरफ जावा सागर है। तो इसके बीच में, इन दोनों के बीच में ये जो नैरो वाटर बॉडीज दिखाई दे रही है, तो इसी नैरो वाटर बॉडीज को हम क्या कह सकते हैं? स्टेट जल संधि के नाम से जान सकते हैं। तो ये जल संधि का नाम है स्टेट ऑफ माकासर या स्टेट ऑफ मक्सर भी बोल देते हैं कई लोग। तो माकासर जल संधि या मक्सर जल संधि। तो माकासर या मक्सर जल संधि किसके बीच में? तो हम कहेंगे ये स्लेबिस सागर को जावा सागर से कनेक्ट करती है। तो स्लेबिस सागर को किससे कनेक्ट करती है? जावा सागर से कनेक्ट करती है। अगर सेपरेटिंग पॉइंट आपसे पूछे कि ये किसको सेपरेट करती है, तो इस साइड जो द्वीप है इसको कहते हैं बोर्नियो। तो ये द्वीप का नाम क्या है? बोर्नियो। आगे जाके पढ़ेंगे, अभी घबराना मत। और इस द्वीप का नाम है स्लेबिस। तो इस द्वीप का नाम ही स्लेबिस द्वीप है, जैसे स्लेबिस सागर है उसी प्रकार इसका स्लेबिस है। तो ये दोनों बॉडीज यहां से एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगी। तो ये यहां से सेपरेट हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं मक्सर जल संधि स्लेबिस सागर को जावा सागर से जोड़ती है और बोर्नियो द्वीप को स्लेबिस द्वीप से अलग करती है। तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहां पर एक आइलैंड है जिसको कहते हैं जावा और इसके ऊपर एक आइलैंड है जिसको कहते हैं सुमात्रा। तो जावा और सुमात्रा के बीच में ही एक हल्की सी नैरो वाटर बॉडी मिलेगी जिसको कहा जाता है सुंडा स्टेट। तो सुंडा स्टेट अगर आपसे पूछा जाए कि सुंडा स्टेट किससे कनेक्ट करती है, तो हम कह सकते हैं, यहाँ इसमें कनेक्ट वगैरह नहीं पूछेगा, बस लोकेशन याद रखो कि ये इंडोनेशिया में है। तो इट इज लोकेटेड बिटवीन सुंडा एंड सुमात्रा आइलैंड। तो ये सुंडा द्वीप और सुमात्रा द्वीप के बीच में स्थित है। तो ये दो आइलैंड याद रखें, किसके बीच में आ रहा है? ये सुंडा और सुमात्रा के बीच में है, क्योंकि वाटर बॉडीज की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी।
उसी प्रकार सुमात्रा के ऊपर ये मलेशिया वाला पार्ट है, ये दिया हुआ है मलेशिया। तो ये जो मलेशिया का है इसको कहते हैं मलाया पेनिनसुला, क्योंकि ये एक प्रायद्वीप है, इसको क्या कहा जाता है, मलाया प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इस मलाया प्रायद्वीप के नीचे जो पार्ट है उसको कहते हैं सुमात्रा या मलेशिया कह सकते हो। तो मलेशिया और सुमात्रा के बीच में एक जल संधि जिसको कहते हैं मलक्का जल संधि। तो मलक्का जल संधि इंटरनेशनल नेविगेशन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट रूट है। तो मलक्का जल संधि इंडियन ओशियन से आपको इंटर करा देगी पैसिफिक ओशियन की साइड में। तो इंडियन ओशियन से अगर हम पैसिफिक ओशियन में ईस्ट में अगर ट्रेड करते हैं तो हम मोस्टली मलक्का स्टेट का ही यूज करते हैं। तो मलक्का स्टेट इज लोकेटेड बिटवीन मलाया पेनिनसुला या मलेशिया एंड सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। ठीक है, इतना याद रख सकते हैं, ये मलेशिया और इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के बीच में स्थित है और इंटरनेशनल रूट ऑफ नेविगेशन या ट्रेड। यहीं पर जो थाईलैंड का बेल्ट मिलता है, इसी थाईलैंड के बेल्ट में एक इस्थमस मिलता है जिसको कहते हैं करा इस्थमस। इस्थमस एक तरीके की स्थल संधि का पार्ट होता है, ये एक तरीके से स्थल संधि है। करा इस्थमस की बात अगर हम करें तो यहां पर एक छोटा सा ये कह सकते हैं लैंड पार्ट है, तो इस लैंड पार्ट को करा इस्थमस के नाम से जाना जाता है यहां पर। तो ये जो करा इस्थमस यहां पर मिलता है एक लैंड पार्ट है। तो अभी एक प्रोजेक्ट आ रहा है कि उस प्रोजेक्ट में ये कहा जा रहा है कि अगर करा इस्थमस को तोड़ दिया जाए, अगर हम करा इस्थमस को तोड़ते हैं तो हम बड़ी आसानी से इन दोनों लैंड को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से दोनों लैंड्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो ट्रेड हमारा चलता था, तो अगर इस तरीके का रूट यहां पर बन जाता है करा इस्थमस को तोड़कर, तो जो ट्रेड हमारा अभी सुमात्रा स्टेट से होते हुए इस तरीके से इंटर करता है, तो यहां से हम यहां पहुंचते हैं तो हम यहां से सीधे क्या कर सकते हैं, इस जगह पर पहुंच सकते हैं। तो हमारा जो रूट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो इसलिए करा इस्थमस मलक्का इस्थमस या मलक्का जल संधि के अल्टरनेट में यूज किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण जलीय मार्ग हो सकता है। तो अगर करा इस्थमस बना लिया जाए तो मलक्का स्टेट की दूरी क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। तो मलाया पेनिनसुला के अंदर थाईलैंड में करा इस्थमस को बनाया गया है। अभी मतलब करा इस्थमस है तो इसमें जो अभी कैनाल बनेगी, अभी तक प्रोजेक्ट रेडी नहीं हुआ। तो यहां तक ये हमारे पूरे के पूरे पैसिफिक ओशियन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो आर्कटिक ओशियन में कौन कौन से सब डिवीजन थे वो हम कर चुके हैं। पैसिफिक ओशियन के अंदर कौन कौन से डिवीजन है वो हम कर चुके हैं। अब यहां से जब हम एंटर करते हैं, यहां पर एक अंडमान सागर मिलेगा, तो अंडमान सागर से हमारा इंडियन ओशियन स्टार्ट हो जाता है। तो यहां से, तो यहां पर अगर हम जाएंगे तो यहां तक हम पढ़ चुके थे कि ये करा इस्थमस है। और करा इस्थमस से जब आप एंटर करेंगे तो यहां पर सबसे पहले हमें अंडमान सागर मिलेगा। तो ये मलक्का स्टेट थी, इस तरीके से कनेक्ट करती है, और यहां पर मिलेगा हमें अंडमान सागर। तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा हमारा इंडियन ओशियन। तो यहां से क्या स्टार्ट हो जाएगा, तो यहां लिख लेना एक हेडिंग, सब डिवीजन ऑफ, 3 पार्ट में पढ़ना है, सब डिवीजन ऑफ इंडियन ओशियन, हिंद महासागर के उपभाग। तो पहला उपभाग हमें अंडमान सागर मिल जाएगा, और अंडमान सागर इंडियन ओशियन का पार्ट है, और इसमें भी जो बड़ी वाटर बॉडीज का पार्ट मिलता है वो है बे ऑफ बंगाल। तो यहां पर पूरे का पूरा हमारा इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन का सब डिवीजन है बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल का सब डिवीजन है अंडमान सी। तो कई बार एग्जाम में आया अंडमान सी किस सागर का उपभाग है, तो हम कह सकते हैं कि ये बंगाल की खाड़ी का उपभाग है, और बंगाल की खाड़ी किसका भाग है, इंडियन ओशियन का पार्ट है। यहां पर हमें श्रीलंका मिल जाता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में यहां पर एक जल संधि है, इस जल संधि को पाक स्टेट के नाम से जाना जाता है। बाकी यहां पर बहुत सारा मैटर हमें पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन उस मैटर को हमें इंडियन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं, यहां पर हमें ज्यादा डिटेल नहीं करनी। तो केवल पाक स्टेट करेंगे, पाक स्टेट को क्रॉस करके हम एंटर कर जाएंगे कहां पर, अरब सागर के अंदर। तो इस साइड बंगाल की खाड़ी, पाक जल संधि को क्रॉस करके कहां पर आ जाएंगे, इंडियन ओशियन। और ये भी किसका सब डिवीजन है, इंडियन ओशियन का ही एक सब डिवीजन है। इंडियन ओशियन से बाद अब यहां पर अगर हम देखें, एक दो चीजें और रह गई हैं। तो यहां पर हमें अरेबियन सी मिला था, जो इंडियन ओशियन का सब डिवीजन है, और अरेबियन सी से भी अगर हम और अंदर जाते हैं तो यहां पर मिल जाता है हमें गल्फ ऑफ ओमान।
तो अरेबियन सी का सब डिवीजन मिल जाता है ओमान की खाड़ी, और ओमान की खाड़ी से अंदर अंदर और जाते हैं तो यहां पर इसका भी एक सब डिवीजन मिल जाता है जिसको कहते हैं फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्सिया। फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्शिया या पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी। तो अरेबियन सी से जाएंगे हम कहां पर, तो अरेबियन सी से इंटर करेंगे ओमान सागर में, और ओमान सागर से फारस की खाड़ी में। लेकिन इस अरेबियन सी से ओमान की खाड़ी में जब हम इंटर करेंगे तो इस पार्ट से होकर जाते हैं। तो ये जो कनेक्टिंग पार्ट है, यहां पर एक जल संधि मिलती है, इसको कहा जाता है हॉर्मुज स्ट्रेट। ठीक है, यहां पर आया नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इस जगह पर जो जल संधि मिलती है उसको हॉर्मुज जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो हॉर्मुज जल संधि किसको कनेक्ट करती है, तो यहां पर याद रखना ये अरब सागर के ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ती है। तो फारस की खाड़ी में इंटर करने का एक सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है हॉर्मुज स्ट्रेट। इसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो इसी अरेबियन सी से अगर आप इस तरफ आते हैं तो यहां पर यमन के नीचे एक खाड़ी मिलती है जिसको कहा जाता है अदन की खाड़ी, और इस अदन की खाड़ी से होते हुए, इस अदन की खाड़ी से होते हुए हम यहां पर एशिया और अफ्रीका के बीच से निकलते हुए यहां से जब हम इंटर करते हैं तो यहां पर जो सागर दिया उसको कहा जाता है रेड सी। तो अरब सागर से हम सीधा आ सकते हैं यहाँ पर अदन की खाड़ी में, और अदन की खाड़ी से जिब्राल्टर स्ट्रेट, सॉरी बेबल मंडेब स्ट्रेट को क्रॉस करके कहां इंटर कर सकते हैं, लाल सागर में इंटर कर सकते हैं। बेबल मंडेब स्ट्रेट को टीयर स्टेट के नाम से या गेट ऑफ टीयर कहा जाता है, आंसुओं का द्वार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर की जो कंडीशन है क्लाइमेटिक वो बहुत ज्यादा टिपिकल कंडीशन है, रोना आ जाता है यहां से निकलने में, इसलिए इसको गेट ऑफ टीयर के नाम से भी जाना जाता है। तो अदन की खाड़ी से यहां पर मिलती है बेबल मंडेब, ये वाले पार्ट में। तो ये बेबल मंडेब जल संधि, और बेबल मंडेब जल संधि से कहां एंटर कर सकते हैं, लाल सागर में, और लाल सागर से यहां से, लाल सागर से यहां से हम इंटर करेंगे तो यहां से अफ्रीका को क्रॉस करके हम भूमध्य सागर में इंटर कर जाएंगे। तो ये हमारा रास्ता आ जाएगा कहां पर, भूमध्य सागर में। यहां पर इंटर करने के लिए एक नहर बनाई गई है जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, जिसको कहा जाता है सुएज नहर। तो सुएज नहर को क्रॉस करके आप लाल सागर से कहां जाते हैं, भूमध्य सागर में प्रवेश कर सकते हैं। और भूमध्य सागर से पूरी तरीके से घिरा हुआ टर्की का पार्ट है, तो ये हम यूरोप वाले कॉन्टिनेंट के अंदर पढ़ेंगे कि टर्की के इस साइड का जो पार्ट है वो यूरोप का पार्ट है। तो हमें केवल मेडिटेरेनियन सी तक ही जाना है। क्लियर हो गया। तो ये हमारे कॉन्टिनेंट की आउटलाइन यहाँ पर पूरी होती है। तो ये सब डिवीजन हो गए किसके, इंडियन ओशियन के। तो एक बार अगर आप शुरू से देखें तो सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कोला पेनिनसुला। कोला पेनिनसुला के अंदर हमने देखा था मरमांस्क पोर्ट जो वर्ष भर खुला रहता है। मरमांस्क पोर्ट के नीचे था व्हाइट सी, व्हाइट सी के आगे जाएंगे तो नोविया जमलिया मिल जाएगा, उसके नीचे जाएंगे तो कारा सी, फिर सेवर्ना जमलिया, उसके बाद लेप्टेप सी, लेप्टेप सी के बाद न्यू साइबेरियन आइलैंड, उसके बाद ईस्ट साइबेरियन सी, फिर वरंगल आइलैंड। वरंगल आइलैंड के बाद बेरिंग सागर, बेरिंग स्ट्रेट से होते हुए एंटर कर जाते हैं बेरिंग सी में, और बेरिंग सी से होते हुए हम आगे जाते हैं तो कमचटका पेनिनसुला रशिया का, और कमचटका पेनिनसुला के नीचे ही जो लटका हुआ पार्ट था उसको कुरिल आइलैंड के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर वाले भाग में एक सागर था जिसका नाम था अखोटस्क सागर। अखोटस्क सागर के बगल में हमने एक छोटा सा आइलैंड पढ़ा था जिसका नाम था सकलिन आइलैंड, और सकलिन आइलैंड और रशिया की मुख्य भूमि के बीच में गल्फ ऑफ टाटर या टाटर स्टेट मिलती है। सकलिन आइलैंड के नीचे मिल जाती है हमें सोया स्टेट, और सोया स्टेट के नीचे मिल जाता हमें होकैडो, होकैडो के नीचे हमें मिल जाती सुगारू स्टेट, सुगारू स्टेट के नीचे मिल जाता होंशु, फिर शिकोकू और फिर क्यूशु। जापान के अंदर वाले भाग में जो सागर उसको पूर्वी सागर या जापान सागर के नाम से जाना जाता है। जापान सागर से अगर हम बाहर निकलते हैं तो सुषमा और जापान जल संधि से, सुषमा या कोरिया जल संधि से होते हुए हम येलो सी में एंटर कर जाते हैं। येलो सी पूर्वी चीन सागर का उपभाग है, और येलो सी का उपभाग है गल्फ ऑफ पोहाई। इसके बाद अगर हम नीचे जाते हैं ईस्ट चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में ताइवान के बगल में ताइवान जल संधि से होते हुए हम नीचे इंटर करेंगे जिसका नाम है दक्षिण चीन सागर, और दक्षिणी चीन सागर में वियतनाम के बॉर्डर पर टोंकिन की खाड़ी और थाईलैंड के बॉर्डर के पास में हमें थाईलैंड की खाड़ी मिल जाती है। और दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर जाएंगे तो सोलू सी, सिलेबस सी, सेरम सी, फ्लोरस सी, तिमोर सी,
ठीक है, बांडा सी और जावा सी, तो ये सारे सी हमें मिल जाते हैं। सिलेबिस सी और जावा सी, और इधर से बोर्नियो आइलैंड और सिलेबिस आइलैंड के बीच में मक्सर जल संधि है, जावा और सुमात्रा के बीच में सुंडा जल संधि है, जावा और मलेशिया के बीच में मलक्का जल संधि है। मलक्का जल संधि से होते हुए हम इंडियन ओशियन में अंडमान सागर में एंटर करते हैं। अंडमान सागर इज द सब डिवीजन ऑफ बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल इज द सब डिवीजन ऑफ इंडियन ओशियन। और बे ऑफ बंगाल में भारत श्रीलंका के बीच से पाक स्ट्रेट से होते हुए हम एंटर करेंगे अरब सागर में, और अरब सागर से हम एंटर करेंगे ओमान की खाड़ी, और ओमान की खाड़ी से हॉर्मुज जल संधि से क्रॉस करके हम एंटर कर जाते हैं फारस की खाड़ी में, और फारस की खाड़ी से फिर हॉर्मुज से एड ओमान, ओमान से अदन की खाड़ी, और अदन की खाड़ी से बेबल मंडेब जल संधि से होते हुए लाल सागर, और लाल सागर से स्वेज नहर को क्रॉस करके हम भूमध्य सागर में पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी आउटलाइन पूरी की पूरी कंप्लीट होती है, जिसमें द्वीप, प्रायद्वीप, खाड़ियां, जल संधियां, शहर या बंदरगाह, हमने ओवरऑल सारी चीजों को कंप्लीट कर लिया। तो जितना आप 5 बार में 5 बार टाइम लगाते, उसी टाइम को हमने 1 बार में पूरे का पूरा कंप्लीट कर लिया। तो एटलस के साथ आप लोग मेहनत करें, आपको भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।